लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल हैं, उनको रॉ के साथ जासूसी पर उन्होंने निकाला, 14 साल कैद दी। DGISI थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी, उन्हें पहले फौज से जबरी तौर पर रिटायर भी किया गया। ब्रिगेडियर अली खान को हिजबुल तहरीर के साथ रवाबत रखने पर कोर्ट मार्शल किया गया। ये आसिम मुनीर की पर्सनैलिटी को बहुत वीक करेगा अगर वो फैज को एज अ वादा माफवा इस्तेमाल करते हैं। फैज साहब तो बगावत कर रहे थे ना, फैज साहब तो 9 मई कर रहे थे, फैज साहब इलेक्शन में असरअंदाज हो रहे थे, फैज साहब आसिम मुनीर को डिस्टेबलाइज कर रहे थे। तो आप बाजवा और फैज का फर्क समझें। फौजी अरशद को लाया गया मिशाल यूसुफजई की जगह। मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की बहुत बहस चल रही थी, अगर अमेरिका ने हमें वेवर ले दिया तो वेवर की सूरत में तो ये चल सकता है, वरना मुझे लगता है कि ये IMF प्रोग्राम की आखिरी किस्त थी, इसके बाद अगली नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को अभी हाल ही में $1.25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है। अस्सलामुअलैकुम, मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। और सर, आई एम श्योर कि हमारे नाज़िम भी खैर आफियत से होंगे। मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अब बात करेंगे फील्ड कोर्ट मार्शल की। तो हमने देखा फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हुआ, तो क्या इससे भी पहले कोई हम इस नौयत के फील्ड मार्शल हो चुके हैं हिस्ट्री में? अच्छा, ये बड़ी मिथ है कि कहा जा रहा है कि जी तारीख रकम हो गई, पहले DGISI का, पहले जर्नैल का फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ है। ऐसा नहीं है। हम्म। इससे पहले एक DGISI थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी, उन्हें पहले फ़ौज से जबरी तौर पर रिटायर भी किया गया। बाद में उनका फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ और इंक्वायरी हेल्ड हुई और उसमें उनकी पेंशन, रैंक सब कुछ ज़ब्त कर लिया गया। तो पहले DGISI तो नहीं है जनरल फैज़, इससे पहले जनरल असद दुरानी है। उन्होंने एक किताब लिखी थी स्पाई क्रॉनिकल्स, उसके ऊपर उन्हें GHQ बुलवाया गया, फिर वो सामने आए तो उन्हें सियासी अमूर में मुदाखलत और उस किताब की इशाअत पर एक इंक्वायरी कमेटी हुई। उन्होंने तो फ़ौजी साबितों की खिलाफ वर्जी करार दिया, उनका नाम ECL में डाला गया और उनकी जो रिटायरमेंट के बाद मराहत है वो भी वापस ले ली गई, पेंशन हम्म। शेंशन। आप जावेद इकबाल को सुन रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल हैं, उनको रॉ के साथ जासूसी पर उन्होंने निकाला, 14 साल कैद दी। बाद में उनकी रहम की अपील मानी गई, लेकिन जावेद इकबाल को भी स्पाइंग पर रॉ के साथ और इसी तरह जनरल जावेद इकबाल ने इसको सज़ा सुनाई गई और बाद में सज़ा 2.5 बरस की करके निकाली गई, लेकिन कन्विक्टेड थे। ब्रिगेडियर अली खान को हिजबुल तहरीर के साथ रवाबत रखने पर कोर्ट मार्शल किया गया और उनको भी मुशर्रफ दौर में फिर कोर्ट मार्शल करके नज़रबंद किया गया, ओहदे से बर्खास्त किया गया, 14 साल कैद सुनाई गई। इसके अलावा भी आपको अगर मैं बताऊं, बड़ा मशहूर हैं एक DGISI और थे, तीसरे, टेक्निकली जनरल फैज जो हैं वो तीसरे DGISI हैं जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है या हम्म। जिनको निकाला गया है। इससे पहले एक DGISI होते थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़ियाउद्दीन भट्ट, अच्छा। जो नवाज शरीफ के 97 99 में DGISI थे, जिनको जनरल बनाया था मुशर्रफ की जगह और उनका फिर वो फौज ने उनको नहीं माना था, हालांकि उनको रैंक लगा दिए गए थे। वो DGISI थे, उनका फिर फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ और उनको बरतरफ किया गया, साजिश का हिस्सा थे, उन्हें सज़ा सुनाई गई, बहुत देर वो कैद रहे। इस तरह अगर हम DGISI के कोर्ट मार्शल की बात करें तो फैज़ तीसरे DGISI हैं जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है। हम्म। लोग कह रहे हैं जी पहला पहले DGISI हिस्ट्री रकम है, हुई है। नहीं, तीसरा है। पहला ज़ियाउद्दीन भट्ट है जो नवाज शरीफ का था, दूसरे असद दुरानी हैं, तीसरा फैज़ है। उसके अलावा जनरल जावेद इकबाल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, ब्रिगेडियर अली खान हैं, ब्रिगेडियर नियाज़ हैं और बाकी रैंक्स के तो और बहुत सारे लोग हैं। पिछले दिनों एक हमारे फ़ौजी अफसर जो थे वो बरतानिया में एम्बेसी में लगे हुए थे, उनको भी कोर्ट मार्शल किया गया है, वो भी अपनी कैद काट रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि जनरल ही इज़ नॉट द फैज़ कोई फर्स्ट। पहले DGISI हुँ। नहीं है। इससे पहले भी 2 DGISI ऐसे हैं जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है, जिनको सज़ाएँ हुई हैं और जो कोर्ट मार्शल से गुज़रे हैं। तो मुज़म्मिल साहब, ये जो फैसल वावड़ा की जानिब से दावा किया गया है कि ये फैज़ हमीद जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ गवाह बनेंगे, खाली गवाह नहीं बनेंगे बल्कि शवाहिद भी देंगे, तो आप इसमें कितनी दुरुस्तगी देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि फैज़ को बतौर वादा माफ़ गवाह इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि फैज़ को अब सज़ा, अगर उनको वादा माफ़ गवाह के तौर पे इस्तेमाल करना होता तो ये सज़ा ना दी जाती। हुँ।
अब जब उन्हें सज़ा दे दी है तो फिर फ़ौज का वक़ार नहीं है कि उनको वादा माफ़ गवाह के तौर पे किसी और केस में इस्तेमाल करे कन्विक्टेड आदमी। हुँ, मतलब अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो फ़ौज की साख तबाह होगी, फ़ौज का जो निज़ाम इंसाफ़ है उस पर सवाल हो जाएगा, आसिम मुनीर की ज़ात पर सवाल होगा कि इसने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही हासिल करने के लिए पहले फैज़ का फ़ील्ड कोर्ट मार्शल किया है और बाद में उसको फैज़ को दबाव में लाके उससे गवाही ले ली है। लिहाज़ा मुझे लगता है कि ना ये फ़ौज के वक़ार के मुताबिक है और ये आसिम मुनीर की पर्सनैलिटी को बहुत वीक करेगा अगर वो फैज़ को एज़ अ वादा माफ़ गवाह इस्तेमाल करते हैं। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में वो स्टेज गुज़र गई है। जैसे बहुत सारे लोगों का ख़्याल था कि मलक रियाज़ साहब ने एक स्टेज पे कहा कि मैं कोई गवाही नहीं दूँगा। उन्होंने माफ़ी दे इश्तिहार भी देंदे ने तो कोई उन्होंने गल नहीं करदा मलक हुँ। रियाज़ नाल। वो अखबारों में माफ़ी के इश्तिहार देते हैं, पीछे लाहौर में बैरिया टाउन की बत्ती बंद रही है। उन्होंने इश्तिहार दिए हैं कि हमें माफ़ कर दें, हम गवाही देने को तैयार हैं। अब उनसे कोई गवाही नहीं लेता क्योंकि स्टेज गुज़र गई। हुँ। अब मलक रियाज़ की ऑक्शन शुरू हो गई है, मलक रियाज़ पे रेफ़रेंस बन गए हैं। सेम इज़ द केस विद फैज़। वो जो टाइमिंग थी गवाह बनने की, वादा माफ़ गवाह की, वो गुज़र वो गई है। गुज़र चुकी है और फ़ायदा नहीं है। अब फैज़ चाहे भी तो उसकी वादा माफ़ गवाही नहीं ली जाएगी। मैं इसमें मलक रियाज़ की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझें कि एक इदारे की भी एक अपनी जो है इज़्ज़त इंटेग्रिटी होती वक़ार है। होती है, इंटेग्रिटी होती है। अब फैज़ को अगर बतौर वादा माफ़ गवाह इस्तेमाल करते हैं, तो इदारे की इंटेग्रिटी, आसिम मुनीर की इंटेग्रिटी सारा कुछ तबाह हो जाएगा। लिहाज़ा मैं इस थ्योरी से नहीं मानता। और इदारे को सूट भी फैज़ आप करता। पे गवाही देना भी चाहे तो ਉਹਦੀ गवाही नहीं कबूल की जाएगी, उन्हें मुजरिम दे कटहरे च ही रखा जाएगा। देखें, वादा माफ़ गवाही में तो फिर आपको उसको माफ़ करना पड़ता है ना। हुँ। वादा माफ़ गवाह है, माफ़ी भी तो देनी है ना साथ। मुझे नहीं लगता फैज़ को 9 मई में माफ़ी दी जाएगी। वो गवाही देगा भी तो उसे सज़ा दी जाएगी। तो लिहाज़ा मेरा ख़्याल है कि माफ़ी वाला टाइम लंघ गया है। मुज़म्मिल साहब, जिस तरह से अभी आपने माफ़ी का ज़िक्र किया है कि माफ़ी अब नहीं मिलेगी, ये तो वाज़ेह है कि इदारा माफ़ी नहीं देगा। आपने भी कह दिया, तो आगे आपको क्या लगता है कि इदारा अब जनरल बाजवा के खिलाफ़ भी कुछ करेगा या और दीगर बड़े नाम भी इनसाइड द सिस्टम आएँगे? मुझे नहीं लगता जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। उन्होंने अच्छा, रिटायरमेंट के बाद रीज़न्स क्या हैं? उसकी वजह है कि जनरल फैज़ ने रिटायरमेंट के बाद जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ साजिश की है। बाजवा 9 मई में मुलव्वस है। बाजवे का कहीं नाम आया है कि बाजवे ने 9 मई में मुलव्वस है। 9 मई में फैज़ मुलव्वस है। लेकिन वो अब तो कहते हैं ना कि जनरल बाजवा जो है वो फैज़ हमीद को बनाना चाहते थे, फिर उसके बाद जाने से पहले इतने वो ज़्यादा लोगों को बाजवा साहब ते किसे प्रमोट ਨੂੰ नहीं करके गए। बाजवा साहब ते किसे ਨੂੰ नहीं बनाना चाहते सन, वो आप पे ही रहना चाहते सन। वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। वो सारों को काका देकर अपनी एक्सटेंशन मांग रहे थे। मेरा ये मौक़िफ़ है कि जब जनरल बाजवा रिटायर हो गए और उन्होंने छड़ी जनरल आसिम मुनीर को पकड़ा दी, उस दिन के बाद से जनरल बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ कोई साज़िश नहीं की। हुँ। जनरल फैज़ ने रिटायर होने के बाद भी जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ साज़िशें और तहरीक इंसाफ के साथ प्लानिंग करना, इलेक्शन में असरअंदाज़ होना, वो अपना काम जारी रखे। बाजवा ने नहीं जारी रखा। बाजवा ने रिटायरमेंट हुई, घर सँभाला, अपना कारोबार सँभाला, आसिम मुनीर को सैल्यूट किया, घर बैठ गया। बल्कि उसने 2 इंटरव्यू दिए, उसके बाद आसिम मुनीर ने मिलिट्री पुलिस का बंदा बाहर खिलार दिया कि अब आप किसी सहाफ़ी को नहीं मिलेंगे। तो एक सहाफ़ी आपको पता है 4 घंटे बाहर खड़ा रहा था। उसको अंदर बाजवे से मिलने नहीं दिया था मिलिट्री पुलिस ने। तो आसिम मुनीर सहाफ़ी साहब का ने उन्हें नाम कहा बताना पसंद करेंगे? नहीं, आसिम मुनीर ने उनको कहा कि आपने अब ना इंटरव्यू देना है, ना कोई बात करनी है। तो वो आसिम मुनीर के कहने में, उनकी इताअत में हैं, वो उनको डिसोबे नहीं कर रहे, फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई साज़िश नहीं कर रहे। वो बस अपनी दौलत और कारोबार में मुलव्वस हैं। वो फ आसिम मुनीर फैज़ साहब तो बगावत कर रहे थे ना, फैज़ साहब तो 9 मई कर रहे थे, फैज़ साहब इलेक्शन में असरअंदाज़ हो रहे थे, फैज़ साहब आसिम मुनीर को डिस्टेबलाइज़ कर रहे थे। तो आप बाजवा और फैज़ का फ़र्क समझें। हुँ। फैज़ साहब को सज़ा मिल रही है जो काम उन्होंने रिटायरमेंट के बाद आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ किए हैं। बाजवे ने रिटायरमेंट के बाद आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूँगी, हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की जानिब से कहा गया है कि फ़ैज़ हमीद की सज़ा चावल की देग का ज़ायक़ा चखाना मकसद है, तैयार देग जानलेवा साबित होगी। उनके मुताबिक फ़ैज़ हमीद को जो सज़ा दी गई है वो बहुत कम है, कि जिसका मतलब है ख़ान के लिए मफ़ाहमत का एक दरवाज़ा खुला है। क्या आपको लगता है कि मफ़ाहमत का अभी भी कोई आसरा बाकी है, कोई दरवाज़ा खुला है, कुछ हो नहीं, सकता है? मैं नहीं समझता। हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का ख़्याल है कि सज़ाए मौत फांसी हो सकती थी। हुँ, भई टॉप सिटी के बंदे को अगवा करने पे तो फांसी नहीं ना हो हुँ। सकती।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तो शायद हो सकती है, लेकिन उन्होंने उम्र कैद दे दी। 9 मई में अब अगर फौज में बगावत करने का इल्ज़ाम साबित हुआ तो आप कह सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। हम्म। देखिए, अभी फैज़ साहब के मुकदमे ख़त्म नहीं हुए। फ़ौज ने अपनी आई प्रेस रिलीज़ में लिखा है कि जो सियासी इश्तिहाल और सियासी ये वो सारा कुछ अभी पेंडिंग है। तो अभी वो आना है, उसमें सख्त सज़ाएँ मज़ीद हो जाएँगी, न्याजी साहब की तसल्ली हो जाएगी। अभी जो मुकदमात थे उनमें उनके मुताबिक सख्त सज़ा हुई है। तो मुज़म्मिल साहब, जमाइमा गोल्डस्मिथ की बात करें तो जमाइमा खान के नाम से वो अपना एक्स अकाउंट चलाती हैं। उन्होंने एलन मस्क को टैग करके अपनी जो ट्विटर की रीच है बढ़ाने के लिए दरख्वास्त की है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि वो बाहर बैठकर, यूके में बैठकर खुद जमाइमा गोल्डस्मिथ हैं और एलन मस्क को टैग करके कह रही हैं कि रीच बढ़ा दें? रीच फिर आदिल राजा की भी ख़त्म हो जाती, रीच शहजाद अकबर की ख़त्म हो जाती। अगर पाकिस्तान हुकूमत के बस में ट्विटर के रीच ख़त्म करना शामिल है तो हुँ। फिर शहबाज गिल दी मुक जाती, मोहित पीरजादा दी मुक जाती, इमरान रियाज खान दी मुक जाती। लेकिन ना, किसको कह रही हैं जमाइमा? उनकी रीच यहाँ तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लोग अब जमाइमा गोल्डस्मिथ में को ख़ास तवज्जो नहीं रखते। सुनना नहीं चाहते। वो या तो कासिम सुलेमान का ट्वीट देखते हैं या अलीमा खान वगैरह का देखते हैं या ये जो यूट्यूबर हैं। मेरे ख्याल में उनको ये समझ होना चाहिए कि वो पाकिस्तान में इररेलेवेंट हो गई हैं। अब पीटीआई का सपोर्टर उनकी तरफ उस तरह अट्रैक्टेड नहीं है। और फिर अगर सोशल मीडिया जो पीटीआई का है वो बुशरा बीबी को प्रोजेक्ट करना चाहता है, वो जमाइमा को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। बुशरा बीबी को होते हुए वो जमाइमा को प्रोजेक्ट करेंगे, बुशरा बीबी नाराज़ हो जाएंगी। हुँ। उनकी रीच इसलिए कम है कि पीटीआई का सोशल मीडिया उनको पुश नहीं दे रहा। उनके ट्वीट्स को आगे जो है एससीओ के तहत आगे रीट्वीट नहीं कर रहा, उस पर कमेंट नहीं कर रहा, उसको साइकिल नहीं कर रहा। तो वो इसका गिला जिब्रान इलियास से कर सकती हैं एलन मस्क की बजाय, अलीमा खान से कर सकती हैं, एलन मस्क खुद इसकी कर सकते हैं। सर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पीटीआई की। तो सलमान अकरम राजा की जानिब से 23 रुकनी एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी क्या कर लेगी? ठीक है, उन्होंने एक ना पॉलिटिकल कमेटी नई बना दी है। हाँ जी। सब करेगी क्या? नहीं, इसमें वैसे तो ज़्यादातर मुफाहमती लोग हैं, मुज़ाहमती लोग कम हैं, हुँ। लेकिन कुछ नाम निकाले गए हैं। मसलन अली अमीन गंडापुर का नाम निकाला गया है। हुँ। ठीक है, अली अमीन गंडापुर ने इंतकाल इक़्तिदार में भरपूर ताउन किया। उन्होंने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाया, कोई पार्टी के ख़िलाफ़ साजिश नहीं की। साथ खड़े होकर सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाया और अपने घर चले गए। उनको पॉलिटिकल कमेटी से निकालना, मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी एक मैसेज है। और मैं देख रहा था जो उनका सोशल मीडिया हेड है ना, खालिद खान सुपारी, हुँ। वो काफ़ी नेगेटिव ट्वीट्स कर रहा था। फिर ओन अब्बास पप्पी निकाले गए हैं, शहबाज गिल निकाले गए हैं और बड़े लोगों को इस पॉलिटिकल कमेटी से निकाल दिया गया है। शहबाज गिल के निकालने पर तो किसी ने तबसरा किया हुआ था, वो खालिद खान सुपारी ने किया हुआ था कि वो सियासी कमेटी की बातें आदिल राजा को और शहजाद अकबर को बताते थे, तो अब वो कैसे बताएंगे। लेकिन ये जो सियासी कमेटी है उसमें बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, फिरदौस शमीम नकवी हैं, सर, शेख फौजिया अरशद कौन है? अच्छा, ये एक सेनेटर हैं अलीमा खान के करीब। पहले तो नहीं सुना इनका नाम। नाम नहीं सुना, लेकिन ये अडियाले आती हैं, गुफ्तगू नहीं करती, अडियाले आती हैं। नवाजा इनके गया इन्हें फिर? नहीं, सियासी कमेटी की मेंबरशिप क्या नवाजा। आप देखें ना, फौजिया अरशद को लाया गया मिशाल यूसुफजई की जगह। हुँ। मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की बहुत बहस चल रही थी, तो सलमान अकरम राजा ने मिशाल यूसुफजई को आउट करके फौजिया अरशद को ले आए हैं। ये आपस की कमेटी है। अब इसमें महमूद खान अचकजई भी हैं। अब महमूद खान अचकजई का तो पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो पीटीआई में शामिल नहीं हुए। मुझे नहीं पता वो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का कैसे हिस्सा है। अल्लामा राजा नासिराबाद वो कैसे हिस्सा हैं। फिर उमर यूब, शिबली फराज और वो जो मलिक अहमद खान बच्चर हैं वो तो इस वक्त मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, वो पॉलिटिकल कमेटी को कैसे करेंगे। और खालिद खुर्शीद और सरदार क्यूम न्याजी, जहाँ खालिद खुर्शीद भी हैं। अच्छा, एक और बड़ी सिंपल बात है, मुराद सईद नहीं है इसमें। हुँ। आप देखें ना, मुराद वजह क्या सईद बनी? नहीं है, शाह महमूद कुरैशी नहीं है, परवेज लाई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं है। बहरहाल सलमान अकरम राजा ने एक पॉलिटिकल कमेटी बना दी है। अब देखते हैं ये पॉलिटिकल कमेटी एहतजाज का क्या फ़ैसला करती है और सियासी फ़ैसले कैसे करती है। मुज़म्मिल साहब, मईशत की बात करें तो आईएमएफ की जानिब से 1.2 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन हमने देखा कि आईएमएफ की जानिब से कड़ी शराइत रखी गई हैं। पाकिस्तान के लिए मौजूदा सेटअप में इसको मैनेज करना कितना आसान होगा? अभी तो उन्होंने हाँ कर दी। मुझे नहीं लगता ये मुमकिन हो सके। हुँ। जो टाइमलाइंस हैं मुझे नहीं लगता वो अचीवेबल है। हुँ।
और मुझे लगता है जब अगली किस्त लेनी होगी पाकिस्तान ने, तो काफ़ी मसाइल पैदा हो जाएँगे आईएमएफ के साथ। यहाँ तो हमें वेवर लेना पड़ेगा, हुँ। और अगर अमेरिका ने हमें वेवर ले दिया तो वेवर की सूरत में तो ये चल सकता है। वरना मुझे लगता है कि ये आईएमएफ प्रोग्राम की आखिरी किस्त थी, इसके बाद अगली नहीं मिलेगी। अब पाकिस्तान को अभी हाल ही में $1.25 बिलियन की एग्जिम बैंक की एक इन्वेस्टमेंट मिली है, जो मिनरल्स को रेकोडेक में जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आई है, कोई टर्किश इन्वेस्टमेंट जो है ऑयल एक्सप्लोरिंग में आ रही है, कोई सऊदी इन्वेस्टमेंट आ जाए और हम कोई इधर-उधर से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर लें 4-5-6 बिलियन डॉलर। लेकिन अब मुझे लगता है कि आईएमएफ की जो शराइत हैं, वो तो चीख-चीख कर कह रही हैं कि ये आखिरी किस्त है, क्योंकि वो पूरी नहीं कर सकता पाकिस्तान। जो उसकी टाइमलाइन्स हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत तो पूरी नहीं कर सकती। मैंने उनको पढ़ा है, मुझे वो डूएबल नहीं लगता है। वो मुझे लगता है कि आईएमएफ ने अपनी तरफ से बस अब जवाब ही दिया। आप इतना काम किसी के ज़िम्मे लगा दें जो वो कर ही ना सके, जिसके नतीजे में आप ये कह सकते हैं कि बस अब छुट्टी है। तो मुज़म्मिल साहब, आदिल राजा की जानिब से लंदन हाई कोर्ट की जजमेंट उन्होंने सोशल मीडिया पर तो शाया कर दी है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने माफ़ी माँग ली है, लेकिन वो तो कुछ और कह रहे हैं। क्या वाक़ई माफ़ी माँग ली है या नहीं? मेरा ख़्याल है कोर्ट ऑर्डर यही था कि वो फ़ैसला जो है वो ट्वीट करेंगे। हुँ। कोर्ट ऑर्डर ये होगा कि आप ये जो फ़ैसला है ये अपने इसको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे लगाएँगे। उन्होंने फ़ैसला लगा दिया है। हुँ। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अदालत के हुक्म की खिलाफवर्जी की होगी। जो कोर्ट ऑर्डर होगा वो यही होगा कि वो उस फ़ैसले में उनको 50,000 जुर्माना, 2,60,000 जुर्माना, को 3,10,000 पाउंड जुर्माना हुआ हुआ है। उस फ़ैसले में कहा गया है कि उन्होंने झूठ बोला है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, उन पर डेफेमेशन साबित हो गया है। वो फ़ैसला उनके खिलाफ है। तो टेक्निकली अदालत ने कहा होगा कि आप ये फ़ैसला अपनी वॉल पे लगाएँ, वो फ़ैसला उन्होंने लगा दिया है। मुझे नहीं लगता कि माफ़ी का कहा हो, फ़ैसला लगाने का कहा गया होगा। अमूमन कानूनी तौर पे फ़ैसला लगाने का ही कहा जाता है। तो मुज़म्मिल साहब, ये जो नवाज़ शरीफ अब दोबारा से नज़र आ रहे हैं, क्या सियासी तौर पर मुतहर्रिक होके कुछ अचीव करना चाह रहे हैं? जो सियासी महाज़ पर खामोशी थी, हमने देखा काफ़ी अरसा वो खामोश रहे और लोगों की जानिब से कहा जा रहा था उन्हें खामोश रहने को कहा गया है। अब तो खामोशी ख़त्म होती नज़र आ रही है। देखिए, वो बहुत बीमार थे, उनकी हुँ। 2 सर्जरीज़ हुई बाहर। हुँ। अब आहिस्ता-आहिस्ता उनकी सेहत बेहतर हो गई है। वो अपना लाहौर में एक 90 इशारा पे दफ़्तर भी ठीक करा रहे हैं, जहाँ पर वो बैठा करेंगे। उसके अलावा अब चूँकि गिलगित-बल्तिस्तान में इलेक्शन आ गए हैं, उन्होंने उसकी मीटिंग, अब वो टिकटें तक़सीम करेंगे गिलगित-बल्तिस्तान की। मेरे ख़्याल में वो गिलगित-बल्तिस्तान में वो और मरियम नवाज़ दोनों कैंपेन के लिए भी जाएँगे और वहाँ कैंपेन भी करेंगे। नवाज़ शरीफ की खामोशी के हवाले से बहुत सी कहानियाँ बनाई गई। मैं उन कहानियों पर कभी यकीन नहीं करता था। देखिए, कोई क्यों नवाज़ शरीफ को खामोश रहने के लिए कहेगा? उनकी जमात की हुकूमत है। कभी कोई अपनी हुकूमत में भी किसी को, और वो अपनी हुकूमत को क्यों गिराएँगे? वो अपनी हुकूमत को क्यों डिस्टेबलाइज़ करेंगे? वो सत एक बंदे ने कहा 27वीं तरमीम की 69 क्लॉज़ेज़ थीं। हुँ। नवाज़ शरीफ ने 70 दफ़ा उठा और उन क्लॉज़ेज़ के हक़ में वोट दिया, 27वीं तरमीम के। वो सिस्टम के साथ खड़े हैं, सिस्टम में उनकी हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत क्यों गिराएँगे? उनकी तबीयत काफ़ी नासाज़ रही है, हुँ। उनकी सर्जरीज़ हुई हैं। वो एक बेड रेस्ट पे आप कह सकें या बिल्कुल आइसोलेशन में थे, अपना इलाज करा रहे थे। लेकिन अब पिछली 1-2 मुलाकातों से उनकी तबीयत ठीक नज़र आ रही है और उन्होंने 1-2 इजलास किए हैं, 1-2 मुलाकातें की हैं, जो मैं समझता हूँ ये शो कर रहा है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।